नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप 22 अक्टूबर को आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, सॉरी एंड अपॉलॉजीज फॉर दैट। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। पहले जो मैं एक दो पॉइंट्स आज डिस्कस करना चाहता हूं, एक तो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, जो स्टेटस लग कर आ रहे हैं, वहां पे एक चीज देखने में आ रही है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं लोगों के साथ। जब से 9 जुलाई की चेंजेस आई हैं, आपको याद होगा 9 जुलाई में उन्होंने कहा था कि हमने ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशंस के जो फैसले करने हैं उसके ऊपर जब डिसीजंस करेंगे तो जो डिस्क्रिशनरी लीव दी जाती है उनको अब 2.5 साल की लीव दी जाएगी। सो जिन लोगों को अब स्टेटस मिल रहे हैं उनको 3 साल की लीव मिलने के बजाय 2.5 साल की लीव मिल रही है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं कि जी मैंने तो एप्लीकेशन की थी 9 जुलाई से पहले, सो मेरे ऊपर वही कानून अप्लाई होना चाहिए जो उससे पहले था, उसके बाद वाला नहीं होना चाहिए। इस चीज के साथ तो मैं अग्री करता हूं कि कानून वही अप्लाई होना चाहिए जो पहले था एप्लीकेशन करने से पहले। अब होम ऑफिस क्या कर रहा है कि जो रिफ्यूजल लेटर्स आते हैं उसके पर वो कहते हैं कि जी आपने एप्लीकेशन की थी, फॉर एग्जांपल आज एक मेरे पास रिफ्यूजल लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा जी आपने एप्लीकेशन की थी अक्टूबर 2011 में, लेकिन अब जब हम फैसला कर रहे हैं अक्टूबर 2012 में, तो रूल्स जो आ चुके हैं वो अपेंडिक्स एफएम के तहत उसको हम कंसिडर करेंगे और उसके तहत आपको देखा जाएगा। और क्योंकि आपके 20 साल नहीं गुजरे अभी यूके में, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा भी यूके में नहीं गुजारा, इसलिए आपके कोई और ह्यूमन राइट्स नहीं बनते, चाहे आपके साथ जितना मर्जी बुरा होता रहा, और हम आपको रिफ्यूज करते और अब आपका यहां पर रुकने का कोई स्टेटस नहीं है और आप यहां से चले जाए। अब ये सरासर नाइंसाफी वाली बात है। जिस एप्लीकेशन का मैं आज का जिक्र कर रहा हूं वो उसको खातून को यहां पे रहते हुए बड़ा अरसा हो गया, काफी साल गुजर चुके हुए हैं। अब उसको कहा जाए कि अचानक अपनी फैमिली को छोड़ के जो भी तुम्हारे साथ डिफिकल्टीज आई उनको सबको भुला के यू जस्ट रिटर्न टू योर कंट्री एंड दैट्स इट, और हमारी तरफ से कुछ नहीं मिल सकता, बहुत गलत है। इस वक्त मेरा ख्याल है होम ऑफिस अपने उस एक लो पे पहुंच चुका है, अपने सबसे उस बुरे स्टेज पे पहुंच चुका है जहां बेतहाशा गलतियां की जा रही हैं, जहां बहुत नाइंसाफी की जा रही है, जहां पे रूल्स को इस तरह से अप्लाई किया जा रहा है कि जैसे इंसान तो बैठा ही नहीं वहां पे, सिर्फ रोबोट्स बैठे हुए हैं जो मशीन की तरह से उसको चला रहे हैं। डिसीजंस इतने खराब आ रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की मिस्टेक्स होती हैं, उसके अंदर लॉ को अप्लाई करने की मिस्टेक्स होती हैं, नंबर्स में डेट्स में मिस्टेक्स होती हैं, जिसको देख के गुस्सा भी आता है कि अगर ये मिस्टेक हमारी तरफ से हो तो एप्लीकेशन रिफ्यूज करके भेज दी जाए कि जी जाओ दोबारा करो, और अगर उनकी तरफ से है तो कोई मसला नहीं। आज ही एक और डिस्क्रिशनरी लीव लगकर आई है मेरी एक क्लाइंट की, जिनको अब मेरे मुताबिक कम से कम 3 साल की लीव मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनको 9 जुलाई 2012 से पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिल चुकी थी, लेकिन उनको सिर्फ 6 महीने की डिस्क्रिशनरी लीव लगा के दी है। अब वो जिस खातून की एप्लीकेशन थी उसको यहां पे रहते हुए मेरा ख्याल है 10-12 साल हो गए हैं, उनकी बेटी की उम्र 10 साल है, हस्बैंड इज अ ब्रिटिश नेशनल, उन सब चीजों के होते हुए उसको डिस्क्रिशनली 6 महीने की दे रहे हैं। कहां की सेंस बनती है, कोई बात समझ नहीं आती। इसी तरह से दूसरी और चीजें आ रही हैं, 2.5 ईयर्स की लीव लगा के दी। मैंने एक सेट एफ एप्लीकेशन की थी पिछले साल। अब सेट एफ होता है, एक साहब है यहां पे, उनकी वालदा की एप्लीकेशन थी, हमने उनकी एप्लीकेशन की, उनकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज की। होम ऑफिस के रिफ्यूज करने पे मैंने कहा कि हम आगे अपील में जाएंगे और अपील में जाके इनको सीधा करेंगे। अपील में गए, कोर्ट में जाके जज की तरफ से हमने केस को विन कर लिया, जीत लिया। अब हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी, जो भी मैंने वहां बहस की जज के साथ, जज ने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और उससे कहा कि हाँ आखिर में मैं मानता हूं कि पैराग्राफ 317 के तहत इनको इंडेफिनिट लीव मिलनी चाहिए। अब ये चीज उस डिसीजन के अंदर लिखी जा चुकी है। अब डिसीजन आया अगस्त 2012 में। अब एप्लीकेशन तो की गई थी पुरानी रूल्स के मुताबिक, सो उसको अभी कैसे करने की जरूरत बनती है, क्या सेंस बनती है, कोई सेंस नहीं होती। सो जब हमने फैसला ले लिया कोर्ट से, अब होम ऑफिस का काम है उसके ऊपर इंडेफिनिट लीव लगा के भेजना। अब होम ऑफिस ने उनको 2.5 साल की लीव लगा के भेज दी, जो भी किसी तरह से भी सही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 उन्होंने जो एप्लीकेशन की थी वो सेट एफ के तहत की थी, पैराग्राफ 317 के तहत की थी, जब पैराग्राफ 317 पूरी तरह अलाइव एंड किकिंग था।
उसको रिफ्यूज किया गया, हम अपील में गए, अपील में जज ने जो अपील को अलाउ भी किया उसने ह्यूमन राइट्स पे नहीं अलाउ किया, उसने इमिग्रेशन रूल्स के तहत अप्लाई किया जो कि पुराने इमिग्रेशन रूल्स थे। सो उसके ऊपर 100% उनको इंडेफिनिट लीव ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने उनको 2.5 साल की लीव लगा के भेज दिए और अब उनको 10 साल की रूट पे डाल दिया है कि 2.5 साल करके 10 साल कंप्लीट करो फिर आपको जाके स्टेटस मिलेगा। ये उस तरह के एग्जाम्पल्स हैं कि जो मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि जब लोगों को 2.5 साल की लीव मिलती है, ठीक है, उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग गनीमत जान के चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन जहां पे एक ऑब्वियस गलती है, ठीक है, अगर आपको डिस्क्रेशन लीव दी जा रही है, आप रूल्स के मुताबिक पूरा नहीं उतरते, डिस्क्रेशन लीव के तौर पर आपको 2.5 साल की लीव मिलती है, शुक्र करके ले लें उसको। लेकिन अगर आपकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन थी जिसको अलाउ किया गया है इमिग्रेशन रूल्स के तहत, तो फिर उसके अंदर आपको डिस्क्रेशन लीव नहीं मिलनी चाहिए, आपको इंडेफिनिट ही मिलनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट हैज बीन अलाउड। सो मेरा कहने का ये सारी इंट्रोडक्शन देने का जो मकसद था वो ये कि जब ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है, बिकॉज आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, मेरे सामने कितने हर हफ्ते केसेस आ रहे हैं जो मेरे क्लाइंट्स को गलत लीव दी जा रही है, सो मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूं। आपको भी ये चीज सोचनी है कि अगर आपको गलत लीव दी जाती है तो उसको खाली छोड़ नहीं देना, आपने उसको चैलेंज जरूर करना है। चैलेंज करने का तरीका क्या है? अगर आप होम ऑफिस को लिखते हैं, वहां से जवाब आपको मिल जाता है थोड़ी सी देर में, फैंटास्टिक। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी चीज नहीं होती तो उस डिसीजन के 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं, जिसके लिए पहले आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना पड़ेगा और फिर आप उसको हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू में लेके जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 90% इन दोस केसेस होम ऑफिस खुद अपना डिसीजन विड्रॉ करके सही लीव ग्रांट कर देगा, अगर आप उनको सही तरह से जुडिशियल रिव्यू में लेके जाएंगे तो। अगर कोई ऐसी चीज आपके साथ होती जहां आप समझते हैं कि आपको सही लीव ग्रांट नहीं की गई और आपको कुछ और मिलना चाहिए, तो उसको आगे चैलेंज जरूर करें, ताकि अगर आपकी कोई और लीव बनती है तो उसको अभी आपको मिल जाए, क्योंकि इंडेफिनिट लीव को तो उन्होंने सख्त से सख्त करते जाना है। अब आगे जितना ज्यादा मुश्किल उसको करते जाएंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो अपील्स के बारे में है। अपील्स को इन रीसेंट टाइम्स काफी ज्यादा नैरो डाउन कर दिया गया है। पहले स्टूडेंट वीजास की अपील्स होती थी, उनको खत्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो अब ये टियर 1 जनरल भी, टियर 1 जनरल कह रहा हूं, टियर 1 एंटरप्रेन्योर का भी है, अगर वो भी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है उसके ऊपर भी आपको रिव्यू का चांस दिया जाता है, उसके ऊपर भी आपको फुल राइट ऑफ अपील नहीं मिलता। ये मैं सारी एंट्री क्लियरेंस की बात कर रहा हूं। अगर उसी तरह से आप कोई और फैमिली विजिटर की एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अंदर भी अगर बंदा यहां पे सेटल्ड नहीं है तो उसको फुल राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा। अब सेटल्ड होने का मतलब आप अगर ब्रिटिश नेशनल नहीं हैं या आप इंडेफिनिट लीव होल्डर नहीं हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप यहां स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई करते हो कि आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हैं यहां पर आके, अब ठीक है वो फैमिली विजिटर एप्लीकेशन तो बनती है, लेकिन उसको रिफ्यूज अगर उन्होंने किया तो आपको फुल राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर सेटल नहीं है। अब वो फुल राइट लेने के लिए यू हैव टू बी अ सेटल्ड पर्सन। फुल राइट ऑफ अपील जब मिलता है या कोई भी अपील का राइट जब आपको मिलता है, मेरा ये इसलिए मैं कहने पे मजबूर हो गया हूं कि मैं जब कोर्ट में जाता हूं तो मैं एक चीज को समझ के तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जाता हूं। अब अगर मैं जज के सामने बैठ के मिन मिन करना शुरू कर दूं और आए बाएं शाय मारनी शुरू कर दूं और जज को कुछ समझ ना आ रही हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, या मुझे खुद लॉ का नहीं पता या मुझे अपने फैक्ट्स का नहीं पता, तो मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं? सिर्फ इसलिए मजबूर हुआ हूं ये बताने के लिए या ये बात करने के लिए। आज के दिन में मेरे पास 2 अपील्स ऐसी आई हैं जो बड़े नामी गिरामी वकला हजरात ने की हुई हैं, लेकिन इतना बुरा हाल किया हुआ उन्होंने अपने क्लाइंट्स का कि उसको देख के शर्म आती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जब आप केस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल जाके वकील के सर पे ना बैठ जाएं कि मुझे दिखाओ क्या कर रहे हो, लेकिन कम से कम जब आपकी हेयरिंग आ रही है, जब आपको पता है कि 1 दिन रह गया या 2 दिन रह गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में क्या काम हुआ है और वो आपके पूरे पूरे राइट्स के मुताबिक सही बनता है। कि अगर आपकी अपील है, फॉर एग्जांपल आज हम मंडे पे हैं, आपकी फ्राइडे को अपील है, ठीक है, हो सकता है आपके वकील ने अभी भी उस पर काम करना है, आपकी स्टेटमेंट्स बनानी है, आपके सारा कुछ तैयार करके कोर्ट को भिजवाना है, जो आमतौर पर 4-5 दिन पहले भेजा जाता है, और अगर 1-2 दिन पहले भी भेज दी जाए इवन दैट इज ओके। सो उसमें अपने वकील को जाके वो गोली ना मार दीजिएगा कि जी 2 दिन रह गए तुमने अभी तक नहीं भेजा, इट्स ओके, 2 दिन पहले भी भेज दें तो कोई बात नहीं होती। कहने का वो पॉइंट जो है वो सिर्फ ये है,
अगर आपके वकील ने आपका सारा कुछ बना के भेज दिया हुआ है कोर्ट में, आपको पता है आपका बैरिस्टर कौन है या आपका सोलिसिटर कौन है जो वहां पे जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ थोड़ी सी बात कर लें उसके ऊपर। अगर बात नहीं होती, आपको पता कि कौन है, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट कोई हो, उनको पता कि केस जब मैंने ही तैयार किया है, मैं ही एज अ बैरिस्टर या एज अ सोलिसिटर जाके अपीयर होकर कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करूंगा, तो उनको कोई इशू नहीं होता, बिकॉज जब मैं कोर्ट में पहुंचूंगा मुझे केस के बारे में सब कुछ पता है। उसी तरह से आपके वकील को आपको पता होना चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके वकील ने जो आपका केस तैयार किया हुआ है वही वकील जा रहा है या कोई और जा रहा है। अगर कोई और जा रहा है तो क्या उसको आपके केस के बारे में सब कुछ पता है, ये चीज कंफर्म करनी अच्छी होती है। अक्सर मैं शिकायत क्या सुनता हूं, और बहुत सारे लोग इसको सुन के आई एम श्योर सारे ला रहे होंगे कि उन्होंने इसके बारे में सुना होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा, कि आप कोर्ट में गए, कोई नया वकील वहां पे, कोई नया बैरिस्टर कोर्ट में पहुंच गया जिसको आप पहले मिले नहीं हुए, जिससे आपकी पहले बात नहीं हुई भी। और इसमें कोई बुराई नहीं कि आप किसी नए बैरिस्टर से मिले हैं, क्योंकि अगर बैरिस्टर अपना काम सही तरह से कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जब वो पहुंचते हैं वहां पे तो वो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड होंगे। मसला कहां पर आता है, जहां जिससे मुझे शिकायत है वो क्या बात होती है, बैरिस्टर पहुंचा, अब वो आपके साथ बैठा है, अच्छा जी तो क्या केस है आपका, हाँ ये क्या हुआ, ये कौन सी डेट है, ये क्या चीज है। अगर उसको आपके केस के बारे में पता नहीं है, अगर उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर कि वो आपके केस को समझे, तो आपको डिफेंड क्या करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं कोर्ट में जाके सिर्फ बोल रहा था, वकील मेरा चुप करके बैठा हुआ था। अब जब आपने सवाल जवाब करने हैं, जब आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होना है या आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, उस वक्त वकील ने कुछ नहीं बोलना। वकील के बोलने की बात आती है जब आप बोल चुके हैं और उसकी सबमिशंस का टाइम आता है। अब अगर सबमिशंस में भी वो कुछ नहीं बोलता तो फिर बुरी बात है। मैं सिर्फ इसलिए इसको मेंशन करना चाहता था कि बहुत सारे अपील राइट्स और बहुत सारी अपील्स जाया हो जाती हैं जब उनको सही तरह तैयार ना किया जाए। एक चीज जिससे मुझे शदीद इख्तिलाफ होता है वो होता है जब मुझे पता चलता है कि जी किसी ने कहा, तो वो वकील ने कहा था कि असाइलम की अपील है या जो भी अपील है, अपील के बाद मत जाना। भाई उसकी क्या साइंस है, अगर आप अपील पर जाते ही नहीं हो, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको कोई उस पर डिसीजन सही मिलेगा। सो अपील पर जाना है, उसको जाके डिफेंड करना है। अगर वकील आपको सही नहीं भी है, खुद पहुंच जाए कोर्ट में और जाके कहें कि जी मैंने अपने वकील को कल फायर किया है बिकॉज वो किसी काम का काम नहीं कर रहा था और मैं अपने केस को डिफेंड करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे एडजर्नमेंट चाहिए, उसके ऊपर आपको एडजर्नमेंट मिल भी सकती है। ओके जी, आज के प्रोग्राम में इसका मेंशन करने का मकसद ये था कि क्योंकि पीएसडब्ल्यू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो कि 6 अप्रैल से पहले अप्लाई किए गए थे, मोस्टली तो खैर लग कर आ रहे हैं स्टेटस, लेकिन जिनको नहीं मिल रहे उनको अपील के राइट्स मिल सकते हैं उसके ऊपर। सो अगर आपको अपील का राइट मिलता है और आप अपील्स में जा रहे हैं, या आपकी कोई टीयर 2 की एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है या कोई आपकी टीयर 1 की एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, कुछ भी हो रहा हो, अगर आप अपील में जा रहे हैं, अपील को सही तरह प्रिपेयर करें। ठीक है, कोई लोग होते हैं जो कि थोड़े से पैसे लेके आपकी अपील कर देते हैं और कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। उनसे भी होशियार रहे जो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो, उनसे भी होशियार रहे जो बहुत सस्ता काम कर रहे हो। जो बहुत सस्ता काम कर रहा है वो अपना काम जानता नहीं, क्योंकि अपील का काम सस्ता नहीं हो सकता। और जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है वो आपको अच्छी तरह मुझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो आपको एक दरमियानी, एक सही लेवल पे रखना चाहिए और उसके मुताबिक आपके केस को सही तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। अपील के अंदर खासतौर पर अगर आप जा रहे हैं, वही आपका मौका होता है जहां आपकी क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है। अगर वहां से आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है और आगे आपको जाना पड़ता है, तो फिर आप सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर जा सकते हैं। पॉइंट ऑफ लॉ का मतलब है कि आपने यह प्रूव करना है कि जज ने अपना फैसला करते हुए उसमें कानून अप्लाई करने की गलती की है उसने, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। आमतौर पर जजेस सही फैसले करते हैं, हाँ ठीक है कहीं पर गलतियां करते हैं और उनको हमें ढूंढ के फिर आगे चैलेंज करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको ऐसी कोई कानून की गलती नहीं मिलेगी। सो इसलिए जो जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं या जब आपकी अपील सुनी जा रही है, मेक श्योर कि उस वक्त वो अपील आपकी सही तरह से डिसाइड की जा रही है। ओके नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सिलसिला जारी रखेंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में।